हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्री सिक्योर फॉर द 2nd दिसंबर 2025। आज भी थोड़ा गला भारी है, थोड़ा क्या अच्छा भारी है। तो आज भी हो सकता है प्रोनाउंसिएशन बहुत क्लियर नहीं हो कुछ कुछ शब्द का। जैसे कल कुछ कुछ शब्द का, कुछ कुछ वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन बहुत क्लियर नहीं था। बट नेवरदलेस आप कोशिश करिएगा कि आप समझिए। और ये सारे टॉपिक्स जो आ रहे हैं आपके लिए, ये नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट ईयर की अगर हम बात करें, लास्ट ईयर जो भी प्रीलिम्स हुआ था 2025 में, किसी भी, आई रिपीट, किसी भी पूरे इंडिया के इतने क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आए थे जितना कि प्री सिक्योर से डायरेक्टली क्वेश्चन आया था। तो प्री सिक्योर प्रीलिम्स के लिए सीरियसली प्री आपके प्रीलिम्स को सिक्योरिटी देने के लिए ही बनाया गया है। और हमेशा की तरह आज फिर हम 5 क्वेश्चन इस पे करते हैं बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं: वर्ड्स एड्स डे 1 दिसंबर को होता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूनेस्को, ऑपरेशन पवन एंड इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025। और उसके अलावा कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। और ये भी टॉपिक ऐसे हैं जो हमने किए नहीं हैं, इनमें से कुछ टॉपिक हम डीसीए में करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मैंने पहले ही दे दिया है, तो डीसीए देखोगे तो वो क्वेश्चन आप इजिली कर पाओगे। तो ये सारे हो गया आपका प्री सिक्योर के टॉपिक्स। अब मैं आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ। देखिए, वर्ड्स एड्स डे या फिर कुछ भी ऐसा डे होता है, वो हर साल होता है, हर साल होता है। तो थोड़े से चांसेस कम होते हैं कि उनको यूपीएससी पूछेगा। बट ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के बारे में, ठीक बात है, इंडियन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के बारे में, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिनके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होंगे। ऐसा करके हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं जब आपको रिवाइज कराना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1 एचआईवी एड्स के बारे में है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एचआईवी एड्स एंड इंडियाज रिस्पॉन्स टू इट। तो देखो, बहुत सारे लोग एचआईवी को और एड्स को सेम ही समझते हैं। ठीक है, सेम समझते हैं। एचआईवी, एचआईवी क्या है? एक वायरस है, वायरस। एचआईवी एक वायरस है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड, एक्वायर्ड इम्यूनो, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसको हम क्या बोलते हैं? एड्स बोलते हैं। तो देखो, एच आई वी वायरस से अगर कोई संक्रमित हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है, उसको हम एच आई वी पॉजिटिव पर्सन कहते हैं। एच आई वी पॉजिटिव। बट एच आई वी पॉजिटिव होने का ये मतलब नहीं है कि उसको एड्स हो गया है। दोनों चीजों में डिफरेंस है। बहुत लोगों को, बहुत लोग मतलब बहुत लोग, आप में से भी जो लोग देख रहे होंगे, आई होप कि 90% लोगों को इनका डिफरेंस पता नहीं होगा। जिन लोगों को इसका डिफरेंस पता नहीं था आज के पहले, आप कमेंट सेक्शन में बताओ। एचआईवी पॉजिटिव कोई हो गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको एड्स हो गया, उसका इम्यूनिटी खत्म हो गया। हाँ, एचआईवी किसी को अगर एचआईवी पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब अब उसका धीरे धीरे इम्यूनिटी खराब होने लगेगा। बट बट वायरस को, जो ये एचआईवी वायरस हो, इसको कंट्रोल करने के लिए आप जो एंट्री वायरल थेरेपी जो होता है, रेट्रोवायरल थेरेपी, तो अगर आप वो थेरेपी लेते हो, मतलब एक तरह से आप वो मेडिसिन लेते हो जो इस वायरस को कंट्रोल करके रख सके, इस वायरस को बढ़ने से रोक सके, तो आपका लाइफ जो है वो नॉर्मल इंसान जैसा चलेगा। आपका मतलब, जो लोग एचआईवी पॉजिटिव लोग हैं, उनका लाइफ जो है वो नॉर्मल इंसान जैसा चलेगा। ठीक है, तो नॉर्मल इंसान जैसा ही चलेगा जैसे नॉर्मल इंसान है। और एचआईवी पॉजिटिव होने के बाद भी 20 इयर्स, 30 इयर्स, 40 इयर्स लाइफ आराम से एज यूजुअल चल सकती है जैसे बाकी लोगों की लाइफ है। हाँ, अगर उन्होंने ये जो वायरल वायरस को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन है, वो मेडिसिन को अगर कंटिन्यूअसली लिए नहीं, बीच बीच में गैप कर दिए, तो हो सकता है कि उनको फिर धीरे धीरे ऐसे लोगों को एड्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आया होगा एचआईवी और एड्स के बीच में क्या डिफरेंस है। एड्स डे, वर्ड्स एड्स डे वाज द फर्स्ट एवर ग्लोबल हेल्थ डे एस्टैब्लिश्ड बाय डब्ल्यूएचओ। हाँ, डब्ल्यूएचओ ने पहला हेल्थ एड्स से रिलेटेड ही वर्ल्ड हेल्थ, एक तरह से ग्लोबल हेल्थ डे को क्या किया था? एस्टैब्लिश किया था। रेड रिबन को बांधते हैं। रेड रिबन इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सिंबल ऑफ अवेयरनेस एंड सपोर्ट फॉर पीपल लिविंग विद एचआईवी एंड एड्स। इस साल का जो थीम था 2025 का, टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट।
और इंडिया में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इन इंडिया नाउ फोकसेज ऑन कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी टू एंड एड्स। एचआईवी को एंड करना मुश्किल है, एड्स को एंड करना आसान है। ऐसा नहीं कि दवा खाते रहोगे तो एचआईवी ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, बट एड्स को आप एड्स होने से रोक सकते हो। एड्स बाई 2035 नहीं, इंडिया कोशिश 2030 तक ही कर रहा है। फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, स्टेटमेंट वन जो है 1 2 3 वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो दिस इज द ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द एड्स। मैंने आपको एड्स के बारे में बता दिया है ना। यहाँ पे जो भी WHO कर रही है, ये सारा डिटेल वही है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इज अ रेट्रो वायरस है। RNA एज अ जेनोमिक मटेरियल, जैसे कोविड वायरस भी RNA एज अ जेनोमिक मटेरियल यूज करता था, ये HIV वायरस भी RNA को ही एज अ जेनोमिक मटेरियल यूज करता है। Upon entering a host cell, it converts its RNA into DNA and inserts it into the host's DNA. होस्ट के डीएनए में इंसर्ट कर देता है। टी हेल्पर सेल, टी सेल जो कि आपको एक तरह से व्हाइट ब्लड सेल हम बोल सकते हैं, जिनको व्हाइट ब्लड सेल को ही अटैक करता है, तो व्हाइट ब्लड सेल आपको इम्यूनिटी देते हैं, इसलिए इम्यूनिटी का डिफेंस वीक होने लगता है। शेयर्ड निडल्स, अगर निडल सेम है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन्फेक्टेड है, मदर टू चाइल्ड है, यहाँ पे ट्रांसमिशन हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या है? एचआईवी का अर्ली टेस्टिंग एंड रेगुलर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी आप रेगुलर, जो भी पर्सन इससे अफेक्टेड है वो कराते रहे, तो उसका वायरल लोड सप्रेस्ड रहेगा और एचआईवी से एड्स नहीं कन्वर्ट होगा। एड्स क्या है? मोस्ट एडवांस स्टेज ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन है। इंडिया में क्या ये एचआईवी प्रिवेलेंस है? तो ऑब्वियसली 0.33% था 2010 में, 2020 में ये 0.2% है पूरे वर्ल्ड का। एट 0.2% इंडियाज प्रीवेलेंस रिमेन्स फार बिलो द ग्लोबल एवरेज। ग्लोबल एवरेज से कम है। अफ्रीकन कंट्रीज में एड्स ज्यादा होता है। एचआईवी इन्फेक्शन जो हो रहे हैं हमारे घट गए हैं। 1.25 लाख केसेस 2010 में देखे जा रहे थे, अभी उसका आधा देखा गया है, 49% रिडक्शन हुआ है। दिस डिक्लाइन एक्सीड्स द ग्लोबल रिडक्शन, से हम लोग अच्छा चल रहे हैं। एड्स रिलेटेड डेथ भी हमारा 81% से कम हुआ है। 1.73 लाख डेथ्स 2010 में हुए थे, सिर्फ 32,200 डेथ्स कहाँ हुए हैं 2024 में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो डायरेक्टली गवर्नेंस में, मेंस में भी आपसे पूछा जा सकता है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम हमने चलाया, ये एक तरह से गवर्नमेंट का सक्सेस स्टोरी की तरह आप देख सकते हो। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1992 से इंडिया में चल रहा है। इसका फेज 2 आया, फेज 3 आया, फेज 4 आया, अभी हम फेज 5 में चल रहे हैं। फेज 5 ये बोलता है कि हमें एड्स को पब्लिक थ्रेट नहीं रहने देना है। कब तक? 2030 तक। इसमें एड्स से रिलेटेड हमने मिशन संपर्क भी लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, एंड अडॉप्टेड टेस्ट एंड ट्रीट। तो मिशन संपर्क करके भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है कि मिशन संपर्क किससे रिलेटेड है, यूपीएससी प्रीलिम्स में। टॉपिक नंबर 2, अब बाकी टॉपिक थोड़े छोटे छोटे हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, ये एक इंस्टीट्यूट है जो डेमोक्रेसी के लिए है। डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी के लिए है, और इलेक्टोरल, इलेक्शन में असिस्टेंस देने के लिए है। तो आप खुद से सोच सकते हो कि इंडिया का रोल इसमें इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इंटरनेशनल IDEA इज द ओनली ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन solely dedicated to supporting democracy. India is not a founding member of international IDEA but currently holds observer status. हम फाउंडिंग मेंबर होने ही चाहिए यार, है ना, या कम से कम ऑब्जर्वर तो नहीं होने चाहिए हम। सॉरी। The organization provides technical assistance to countries in electoral reforms and strengthening democratic resilience. तो ऑब्वियस बात है, यही सब तो करेगा, कंट्रीज में इलेक्टोरल रिफॉर्म कराएगा, डेमोक्रेसी को इम्प्रूव कराएगा, है ना। डेडिकेटेड और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंटर मतलब गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के बीच का, स्टेट और स्टेट के बीच का। फर्स्ट करेक्ट, थर्ड करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड बोथ करेक्ट, तो आंसर विल बी बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यही चीज निकल के आएगा। 1995 में बना हुआ था, स्टॉकहोम में बना हुआ था, स्टॉकहोम में स्वीडन में बना हुआ था। करंट स्ट्रेंथ क्या है? 35 मेंबर है। 14 नेशन से स्टार्ट हुआ, जिसमें इंडिया भी एक फाउंडिंग मेंबर है। ऑब्जर्वर, यूएस और जापान ऑब्जर्वर की तरह है इसमें। ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली टू सपोर्टिंग एंड स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस।
डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, इलेक्शन कमीशन प्रोसेस, इन सबको स्ट्रेंथन करने के लिए बना है। फंक्शन क्या है? नॉलेज प्रोडक्शन, इलेक्शन कैसे होगा, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे काम करेगी, है ना, इलेक्शन कैसे कराया जाएगा, ठीक है, एडवोकेसी, टेक्निकल असिस्टेंस देना, इलेक्टोरल रिफॉर्म कराना, यही सब जो इनका कोर काम है, खासकर जो पुअर कंट्रीज हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी बहुत नया है या डेमोक्रेसी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, वहां के लिए ये इंस्टीट्यूट काम करती है। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, कल्चरल एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का। इस यूनेस्को का एग्जीक्यूटिव बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो यूनेस्को का एग्जीक्यूटिव बोर्ड यूनेस्को के प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स में से एक है, जो यूनेस्को को डायरेक्शन देता है, यूनेस्को को प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को सुपरवाइज करता है। ठीक बात है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड कंसिस्ट ऑफ 58 मेंबर स्टेट इलेक्टेड बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस फॉर अ 4 ईयर टर्म, ये भी ठीक बात है। इट इज हेडक्वार्टर इन जेनेवा। अब देखो, ये जब तक ये अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, जब तक आपको ये पता नहीं है तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। 58 मेंबर है कि 48 है, किसको पता चलेगा? पता चलेगा क्या? नहीं। बाकी स्टेटमेंट भी 4 ईयर टर्म है कि 3 ईयर है कि 2 ईयर है, किसको पता चलेगा? किसी को नहीं पता चलेगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो भी किसको पता चलेगा? किसी को नहीं। 3 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स हैं कि 4 हैं, किसको पता चलेगा? कि 2 है। तो जब तक ये क्वेश्चन आपको इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये ऑप्शंस इस तरह से हैं कि आप इसमें ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते हो अगर आपके पास नॉलेज नहीं। ठीक है, बट इसको जानते हैं। इसमें थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है सिर्फ वही गलत है, फर्स्ट और सेकंड जो है, फर्स्ट और सेकंड सही है। अब इसको पढ़ते हैं। इंडिया री इलेक्टेड टू यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर 2025-29 टर्म। इंडिया यूएन के ऐसी बॉडीज में, ऐसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूटिव बोर्ड पे खटाखट री इलेक्ट होता जाता है। यूनेस्को 1945 में क्रिएट किया गया था, है ना। रिसेंटली आईएमओ में भी इंडिया री इलेक्ट हुआ है। तो ऐसे आपको चीजें पता होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन की कौन कौन बॉडी है जिसमें इंडिया एग्जीक्यूटिव बोर्ड में इलेक्ट हुआ है या री इलेक्ट हुआ है, वही ऑर्गेनाइजेशन फिल्म्स के लिए इंपॉर्टेंट बनती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उठा के पढ़ोगे तो इतना फ्रूटफुल नहीं होगा। कंपोजिशन सही बात है, 58 मेंबर स्टेट हैं, 4 ईयर टर्म के लिए है। और ये 3 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स, यूनेस्को के 3 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स में से एक जो है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड ही है। मैंडेट एंड फंक्शन, क्या इसका मैंडेट है? यूनेस्को का प्रोग्राम को क्या करता है? एग्जामिन करता है, बजट को देखता है, रिकमेंडेशंस देता है, क्या एजेंडा होने वाला है उस पे, है ना। डायरेक्टर जनरल को एडवाइस करता है, उनको अपॉइंट, एडवाइसेज ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल के ऊपर एडवाइस देता है। तो ये बेसिक काम है ना। ये इन सबको मैंडेट एंड फंक्शन जो है, ये आपको बिना पढ़े भी समझ में आएगा। ये मेंस ओरिएंटेड चीजें हैं, मैंडेट एंड फंक्शन। तो जहां मैंडेट एंड फंक्शंस है, आप एक दो बार पढ़ लिया करो। अब मैं आपको बोलता हूँ हमेशा, जब आप डीसीए देखते हो तो आप अपने लिए एक कीवर्ड्स का नोटबुक बनाओ। तो आप वो प्री सिक्योर देखते हुए भी बना सकते हो। प्री सिक्योर में भी बहुत सारे कीवर्ड्स आते हैं जिनको आप नोट कर सकते हो। ये फायदा आपको होगा जब आप कॉम्प्रिहेंशन कर रहे होगे इसका, सीसैट का। तो आप मुझे थैंक यू बोलोगे कॉम्प्रिहेंशन करते करते कि सर आपके वजह से हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो गई। इंग्लिश इंप्रूव करने का, कॉम्प्रिहेंशन स्किल बढ़ाने का सबसे इजी और सिंपल तरीका यही है। साथ साथ में जब आप मेंस का आंसर राइटिंग करने रहोगे, उस टाइम पे आपका वोकेबलरी, आपके कीवर्ड्स बहुत रिच हो जाएंगे अगर आप बार बार आप इन कीवर्ड्स को, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अपने नोट्स में लिखते हो। ऑपरेशन पवन नाम बहुत अच्छा है, ऑपरेशन पवन। अभी देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन क्यों है मैं आपको बताता हूँ। इट वाज अ मेजर मिलिट्री ऑपरेशन बाय द इंडियन आर्मी ड्यूरिंग द 1965 इंडो पाकिस्तानी वॉर। ठीक है, नहीं पता, हम देखते हैं। इट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज टू डिसआर्म द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम इन श्रीलंका इन अकॉर्डेंस विद इंडो श्रीलंका अकॉर्ड ऑफ 1987। तो या तो ये 1965 के वॉर के टाइम यूज हुआ था या 1987, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता। फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक ही सही है। तो जहां जहां फर्स्ट और सेकंड दोनों है, फॉर एग्जांपल ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी, ये एलिमिनेट हो जाएंगे। तो जैसे ही आप
डेली प्री सिक्योर करते हो तो आपको डेली मोर नंबर ऑफ एमसीक्यूज आप करते हो। जितना आप एमसीक्यू करते हो, एमसीक्यू करने की प्रैक्टिस आपके अंदर डेवलप होती है। इट्स नॉट द जस्ट द नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन। सिर्फ इंफॉर्मेशन और नॉलेज आपको नहीं दिया जा रहा है, आपको स्किल्स भी सिखाया जा रहा है प्री सिक्योर के थ्रू। द ऑपरेशन वाज लेड बाय द इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस। थर्ड इज ऑब्वियसली करेक्ट। ठीक है, तो अगर थर्ड करेक्ट है, क्योंकि दो तो गलत नहीं हो सकता, थर्ड करेक्ट है। थर्ड करेक्ट है तो पीस कीपिंग फोर्स का काम वॉर में तो आता नहीं है, तो फर्स्ट इनकरेक्ट होगा। फर्स्ट इनकरेक्ट होता ही आंसर अपने आप आया, बिना विदाउट एनी नॉलेज। दिस इज हाउ वी एलिमिनेट। और एटलीस्ट मैं आपको हर साल यूपीएससी के अंदर 5 क्वेश्चन दिखा दूंगा जो बिना नॉलेज के, सिर्फ ऐसा एलिमिनेशन टेक्निक लगा के, बिना नॉलेज मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी मुंह उठा के जाएगा करके आ जाएगा। बिना नॉलेज का मतलब है कि उस क्वेश्चन का, उस टॉपिक का आपके डिटेल्ड नॉलेज नहीं है, बट ओवरऑल आप एक पढ़े लिखे इंसान हो, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, है ना, इकोनॉमिक्स, आईआर सब कुछ समझ में आता है, बट उस क्वेश्चन के बारे में जानकारी आपको कम है। ठीक है। आर्मी चीफ पेज होमेज टू ऑपरेशन पवन, ब्रेव हार्ट्स एट नेशनल वॉर मेमोरियल। ये ऑपरेशन पवन के बाद ही हमारे आदरणीय राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी, जो एलटीटीई है, एलटीटीई ग्रुप के जो मेंबर्स हैं इन्हीं लोगों ने। ठीक है। अब आईपीकेएफ क्या है? इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। दो कंट्रीज के बीच में जहां झगड़ा हो रहा है, या एक ही कंट्री में दो लोग फैक्शंस के बीच में जहां झगड़ा हो रहा है, उसमें पीस एस्टैब्लिश करने के लिए पीस कीपिंग फोर्स जाते हैं। तो श्रीलंका में सिविल वॉर हो रहा था, श्रीलंका में एलटीटीई ग्रुप था, श्रीलंका की आर्मी थी, दोनों के बीच में झगड़ा था। आईपीकेएफ गया वहां पे कि दोनों का झगड़ा रोकेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, एलटीटी ने उनको उड़ा दिया। ठीक है। और बाद में ऑपरेशन एंड हो गया। हमने अपने जवानों को, जो जिंदा जवान बच गए थे, उनको वापस बना लिया। हमारे लिए एक तरह से वो ब्लंडर जैसा है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। द इंडियन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, आईआईजीएफ, गवर्नेंस फोरम है, इंटरनेट और गवर्नेंस, ध्यान देना। Established in 2021, serve as the national chapter of the UN Internet Governance Forum. ठीक है? UN Internet Governance Forum was created under the Tunis agenda. I repeat, Tunis. And it is mandated to formulate binding international regulation for internet use. बाइंडिंग तो बड़ा खराब लग रहा है ना? बाइंडिंग तो नहीं होना चाहिए। हमें इंटरनेट को कैसे यूज करना है, इससे रिलेटेड कोई बाइंडिंग चीज अभी इंटरनेशनल लेवल पे इतना नहीं आया है। ठीक है। द आईआईजीएफ ब्रिंग्स टुगेदर स्टेक होल्डर, सारे स्टेक होल्डर को साथ लेके आएगा, ये तो ऑब्वियस है। सॉरी। थर्ड सही होना है, सेकंड गलत होना है। सेकंड को काटते जाओ, आंसर आपके सामने है। फिफ्थ का आंसर इज बी। ठीक है। है ना? बी। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, आईआईजीएफ इज इंडियाज नेशनल चैप्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन Internet Governance Forum, established in 2021 as a multi-stakeholder platform for digital policy making. Purpose: promotes dialogue on public policy issues related to internet, aiming to maximize its benefit while addressing risks and governance challenges. Stakeholder गवर्नमेंट है, सिविल सोसाइटी है, इंडस्ट्री है, सारे इसके स्टेक होल्डर है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम कब बना था? ट्यूनिस एजेंडा से ही बना था। आई रिपीट, ट्यूनिस एजेंडा से ही बना था, 2005 में बना था। ठीक है। यूएन जनरल असेंबली का मैंडेट एक्सटेंड हो गया 10 ईयर, है ना, 2015 में। प्रोवाइड्स एन ओपन स्पेस टू एक्सचेंज आइडियाज, शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस। आईजीएफ डज नॉट मेक बाइंडिंग डिसीजन, कोई बाइंडिंग डिसीजन नहीं देता है। अब ये रहे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन। 2 दिन हमने प्री सिक्योर किया, अब 2 दिनों में आपको प्री सिक्योर में बाइंडिंग क्वेश्चन बताने हैं। हाँ, ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप के बारे में अभी तो मैंने आपको कुछ बताया नहीं है, बट फिर भी ये 3 स्टेटमेंट पढ़ो, समझो, और जो भी आंसर आपको सही लगता है आप कमेंट सेक्शन में डालो। ये सेकंड क्वेश्चन, इंडिया रिवाइज्ड अर्थक्वेक डिजाइन कोड, इसके बारे में भी मैंने आई थिंक आपको नहीं पढ़ाया है, बट फिर भी जो ऑप्शंस आपको सही लगते हैं आप पॉज करो। ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताओ। इनका डिस्कशन होगा, कल होगा। कुछ का डिस्कशन डीसीए में होगा, इसलिए डीसीए और ये दोनों देखना जरूरी है। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के बारे में हम डिटेल में आज के ही डीसीए में डिस्कशन करेंगे, जो 1-2 घंटे बाद आपको मिलेगा। ठीक है। ये दो ऑप्शन पढ़ो और आंसर बताओ। और बायो रेमेडिएशन के बारे में भी आज के डीसीए में हम पढ़ेंगे, दो ऑप्शन पढ़ो और आंसर बताओ। ठीक है। तो ये हो गए आज के आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में ये चारों का 1 2 3 4 कर सकते हो आप डायरेक्टली, है ना, इन सबका आंसर आप बताइए।
थैंक यू एंड जय हिंद।